आज हम आपको खबरें तो दिखाएंगे, विश्लेषण भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी मुलाकात अफगानिस्तान की सेनेटर अनारकली कौर होनरयार से करवाना चाहते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के एक विमान में बैठकर अफगानिस्तान से किसी तरह अपनी जान बचाकर दिल्ली आई हैं। अनारकली कौर अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम महिला सांसद हैं। वो एक पंजाबी सिख हैं और वो और उनका परिवार कई वर्षों से काबुल में रह रहा था। अनारकली कौर पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं और एक महिला अधिकारों की कार्यकर्ता भी हैं, जो कई वर्षों से अफगानिस्तान की महिलाओं के हक में काम कर रही थी। इसके अलावा हमारे साथ आज पुनीत सिंह चंडोक होंगे, जो इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय सिखों और हिंदुओं और भारत सरकार के बीच एक कड़ी का काम किया है। इन्होंने बहुत शानदार काम किया है इन लोगों को भारत तक लाने में। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनारकली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और भारत की जनता आपको इस समय सुन रही है और आप तो जानते हैं कि जी टीवी दुनिया के 190 देशों में देखा जाता है, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इस समय पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय अफगानिस्तान के हालात ऐसे कैसे बने कि आपको रातों रात वहाँ से भागकर अपने परिवार के साथ यहाँ आना पड़ा। आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं और आप सेनेटर हैं, और अगर एक सेनेटर की जान वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, एक सेनेटर की फैमिली सेफ नहीं है, आप जैसी पढ़ी लिखी जो महिला है वो सेफ नहीं है, तो फिर अफगानिस्तान में बचेगा कौन? शुक्रिया। पहले मैं इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एयरफोर्स और ख़ास तौर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मिस्टर पुनीत सिंह चंदोक के भी हमारे यही पे है। मैं शुक्रिया करती हूँ। पुनीत सिंह चंदोक हमारे साथ कांटेक्ट में थे दिन रात। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा। हम तो हमारे हालात ठीक नहीं थे, वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं थे, नींद का खाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जो चंदोक जी ने की, मैं शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तलाश की हमारे लिए। ये अच्छी सेफ ट्रिप थी और हम सेफ यहाँ पे आ गए अफ़गानिस्तान को लिफ्ट कर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि देश छोड़ना, अपने देश से आना आसान बात नहीं है। कभी भी सोचने में भी आसान नहीं है। ये कि हो जाएगा बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन सिचुएशन ऐसे बदल गया कि हम बिल्कुल सोचते नहीं कि एक घंटा बाद या कल के आज रात है, कल ऐसी ही सिचुएशन होगी। क्योंकि सब हमारे कॉलीग्स थे, फ्रेंड्स थे जो फॉरेन थे, वो कहते थे कि काबुल में कोई सिचुएशन बुरा नहीं होगा। अगर अभी तो फॉरेन फोर्सेस या अमेरिकन फोर्सेस निकल रहे हैं, वो तो फ्यूचर में अगर हालात ख़राब हो जाएगा, अभी तो हालात ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। हम भी सोच नहीं थे कि ऐसी ही हालात आ जाएगी। ये सब कहते थे कि शायद अगर ये जो अमेरिकन फोर्सेस निकल रहे हैं 6 मंथ और 1 साल बाद ऐसी हालात सिचुएशन जो अभी भी ऐसे ही आएंगे, या कि फिर उन्होंने बताया कि नहीं 1 मंथ और 3 मंथ के बीच में हो सकता है ऐसी हालात अफ़गानिस्तान में आ जाए। सबके सोच के बिना ऐसी ही जल्दी ऐसे हालात आ गई कि हम ऐसे सोचते हैं कि वो मिन्नत जो 20 साल में अफ़गानिस्तान में हुआ, हमको सब मदद की, सब कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, इंडियन, और हम ये जो वो हेल्प जो हमारे लोगों के साथ की हम कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो दुनिया के लोग, हर कंट्री के लोग रुपीस या $1 जो अपनी गवर्नमेंट को
टैक्स देते वही पैसे या वही अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आया। यानी हम जो कुछ 20 साल में है सब मेहनत से हुआ, अफ़गानिस्तान के लोगों ने मेहनत की। लेकिन आज हम सोचते थे कि हम 100 साल पीछे गए। वो सिचुएशन ऐसे ही है अभी अफ़गानिस्तान में कि एक रात सब ख़त्म हो गया और सिचुएशन ऐसी ही है। अभी तो कोई प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान की नहीं, 8 दिन हुआ। लोग बहुत परेशान है और या तालिब कहते हैं नहीं हम नहीं, हमारे नाम पर लोगों को छेड़ते हैं। लेकिन वो तालिब जो 10 दिन में सब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, क्यों ऐसी चोरों को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये तो सबके लिए सवाल है। अभी तो अगर एयरपोर्ट के एरिया जो लोगों ने देखा है उन्होंने पता है अफ़गानिस्तान की इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काबुल में है उसके एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंडर मैदान के कंट्रोल सब अमेरिकन फोर्सेस और तुर्किश फोर्सेस के कंट्रोल में है। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर जो अभी आप रश देखते हैं वहाँ पे देखते हैं कितने लोग रोज़ाना अपनी जान को देते हैं। यानी उन्हीं एरिया के कंट्रोल तालिबान नहीं कर सकते। वहाँ पे 24 घंटे फायर है, रात को दिन को कोई टाइम पता नहीं चलता। आप अगर वही एरिया पे हो सोचते हैं कि यहाँ पे वहशत है, दहशत है, क्या बात है। और लोगों का रश इतना ज़्यादा है कि सब आम लोगों का, वो लोग जो उसकी जान ख़तरे में है या एक्टिविटीज़ थे ह्यूमन राइट्स के या के पॉलिटिकल में थे या गवर्नमेंट में थे उसके बात अलग। लेकिन आम लोग भी ऐसे खौफ में जीते हैं और ये चाहते हैं कोई रास्ता से निकलकर अफ़गानिस्तान को अनारकली जी अगर आप वहाँ रुक जाती तो आपको क्या लगता है क्या होता आपके साथ? कुछ भी हो सकता। मेरे बहुत कुछ है कहने के लिए। वो दिन जो तालिबान आया और 8 दिन जो हम अफ़गानिस्तान में थे, तालिबान वहाँ पे थे। लेकिन अभी शायद इसी का वक्त नहीं है जो सब वो बातें मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत कुछ मेरे पास है, मैं आने वाला या फ्यूचर में ज़रूर सबको बताऊंगी। लेकिन अभी होगा। अभी भी आपको उनसे डर लग रहा है यहाँ दिल्ली में आने के बाद भी? डर तो बहुत चीज़ें के डरते नहीं। अभी तो हम सेफ है, लेकिन मेरे दिल वहाँ पे है। मेरे दिल वहाँ वो लोगों के साथ है जो अभी वो उनकी जान ख़तरे में है और वो ये सोचते हैं कि किसी रास्ता से अफ़गानिस्तान से निकले। जब हम एयरपोर्ट आ गए यहीं पे ये सब एक दास्तां है कैसे एयरपोर्ट में अंदर चली गई। मैं पुनीत जी से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्हीं को पता है। लेकिन वक्त पर हम ये बोलेंगे। मैं एयरपोर्ट के अफ़गान को देखा, वही बहुत लोग थे अमेरिकन जहाज़ के फ़्लाइट के वेट करते थे। मैंने एक अफ़गान को देखा, उनके कपड़े ठीक नहीं लगते। मैं ज़रा सा दूर बैठी, फिर उन्होंने कहा कि वकील साहब मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने सॉरी बोला। मैंने उससे कहा कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि 4 दिन और 4 रात हुआ कि यहाँ एयरपोर्ट के आसपास रोड पर है हम। अभी चांस मिला कि एयरपोर्ट के अंदर हम आ गए। मैंने कहा आपके फ़्लाइट है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अमेरिकन जहाज़ से। मैंने कहा कहाँ जाते हो? पता नहीं है। मैंने कहा कुछ भी पता नहीं। उन्होंने कहा आप कहाँ जाते हो? हमने कहा इंडिया। लेकिन क्यों पता नहीं है? कुछ की पता नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। लेकिन हम इतने जानते हैं कि हर जगह पे जाए हमारे जान सेफ होगा और कोई फ्यूचर की उम्मीद होगी। यहाँ पे तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरे 2 भाई चले गए अमेरिकन जहाज़ से, अभी कतर में है, पता नहीं उनका कहाँ जाते हैं, फिर उससे दूसरा कंट्री उनका कहाँ हो। और मैं भी नहीं जानती कि मेरे ये सफ़र जो है कहाँ पे है। लेकिन इतना जानती हूँ कि अपना जान बचा के घर से निकला।
अभी तो मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा जब मैं पहुंचा आपको फ़ोन करूंगी। फिर आप सोचिए कि ये एक अफ़गान जो मेडिकल डॉक्टर है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो अफ़गानिस्तान के लिए काम किया, आज ऐसे ही हालात आया कि 5 दिन या रात या 4 दिन 4 रात वही बार रोड पे सोया, वेट करता था कि चांस मिले एयरपोर्ट के अंदर होकर एक ही कोई फ़्लाइट में कोई कंट्री पे जाए। पता भी नहीं है कोई कंट्री कैसा होगा उनकी फ्यूचर। ये एक ही दास्तान एक ही अफ़गान का है। वहाँ पे आम लोग एयरपोर्ट के आसपास इतनी ज़्यादा रश है, जो वो मीडिया में देखते हैं वो जो हकीकत है, हकीकत बहुत दर्द वाले हकीकत है। मीडिया में उतना नहीं लगती क्योंकि हमने वो नज़दीक को देखा। नज़दीक में ऐसे ही लगते हैं कि हम एक शहर में इस दुनिया आज की दुनिया में हम एक शहर में जीते हैं कि वहाँ पे वहशत है, दहशत है। सब लोग आम लोग के ना कोई एक्टिविटीज़ थे ना गवर्नमेंट में थे। आम लोग ऐसे डरते हैं, ऐसे अपने फ्यूचर के लिए ना उम्मीद है, कोई उम्मीद उनका नहीं है और ये रास्ता ढूंढते हैं कि वो रास्ता कि उसके फ्यूचर भी नहीं मालूम कि उनकी फ्यूचर की क्या होगा, लेकिन एक ही निकलते हैं। सब घर को छोड़कर बच्चे उनके साथ, मरीज़ माँ बाप उनके साथ, बहुत हालात वहाँ पे ख़राब है। और अगर आप वही लाइव वो एरिया को देखे, वो फायर जो होते हैं ऐसे ही फायर होते हैं कि यानी इंसान की सोचने से बाहर कि एक जगह पे आधा इंसान जीते हैं कि वहाँ पे वहशत दहशत और कुछ भी नहीं है। मैं आपके पास आता हूँ, एक बार पुनीत जी के पास चलते हैं। पुनीत जी, हमने ये सुना कि जब आपने सेफ हाउस में सब इन लोगों को रखा हुआ था, वहाँ से लेकर और एयरपोर्ट तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी और कई बार ऐसा लगा कि ये बस और ये सारे लोग एयरपोर्ट कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हमें उसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी खबरें मिल रही थी। बीच में आ रहा था कि तालिबान ने किडनैप कर लिया है, रोक लिया है, जाने नहीं दे रहे हैं। वो जो पूरी आपकी यात्रा थी एयरपोर्ट तक, वो कितनी चुनौतीपूर्ण थी? देखिए सुधीर जी, जो उच्च कदम भारत सरकार उठा रही है, ये कदम माफ़ करना इस टाइम पे कोई दूसरी सरकार नहीं उठा पा रही। जो भारत सरकार उठा रही है, अफ़गानिस्तान में से भारतीय मूल के सब नागरिकों को, हिंदू सिखों को हिंदुस्तान सुरक्षित वापस लिया जा रहा है। जैसे आप बता रहे हैं और जैसे आपको पता भी होएगा, मेरी करीबन 16 अगस्त को अनारकली जी का मेरे साथ संपर्क बनता है। ये वैसे भी पहले से मुझे जानती थी। इनका मैसेज मेरे पे पहुंचा कि भाई मेरे को जल्दी इंडिया आना है, मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे पास वीज़ा भी नहीं है। और उसी हालातों में हम बाकी भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। अफगानिस्तान से विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्री JP सिंह, डायरेक्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीज़न श्वेता सिंह से भी हम लगातार इन टच में थे। तो 17 तारीख को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि जितने भी अफगानी हैं और हिंदू सिख धर्म के और अन्य धर्मों के और जितने भी भारत के दोस्त हैं अफगानी, सबको वीज़ा देने की घोषणा की गई। गृह मंत्रालय ने एक स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल बनाया जहां से इनको सब अफगानियों को वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली चुनौती थी कि वीज़ा भी अगर इनको मिल जाता है तो इनको भारत कैसे लाया जाएगा। इसी दौरान में भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उच्च कदम उठाए। उन्होंने सरासर बैठ के कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग अर्जेंटली होल्ड करी, उसके अंदर ये प्रस्ताव पास किया गया कि हर मुनासिब तरीके से हम जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में और अफगान नागरिक जो कि हिंदू सिख हैं और अन्य अफगान नागरिक जो कि भारत आना चाहते हैं, उनको भारत लाने के हर उचित कदम उठाएंगे। अब रही बात, हमारे हालात ऐसे थे कि 5 मिनट में लगता था कि अभी ये लोग एयरपोर्ट में जाएंगे। रात के एक सिलसिला बनाता हूँ। पहली बार जब इनको अटेम्प्ट किया सबको एयरपोर्ट पे भेजने के लिए, रात के 10 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ करना था काबुल एयरपोर्ट से। 7 बजे से सारे तैयार बैठे हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर और अगले दिन सुबह 12 बजे तक काबुल एयरपोर्ट के गेट नहीं खुल पाए। कभी 12 घंटे का इंतजार, कभी 13 घंटे का इंतजार। अखीरले दिन तो ऐसा दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि अभी जो स्थिति है अफगानिस्तान के अंदर वो एक डकैतों वाली स्थिति है। अफगानिस्तान के अंदर कोई सरकार नहीं है,
तालिबान उग्रवादियों को सरेआम उधर लेके घुमा रहा है। जैसे अनस हक्कानी है जो कि अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, वो ओपनली पाकिस्तान के पेरोल के ऊपर हैं और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इस समय अफगानिस्तान के अंदर है और इसको मद्देनजर देखने के लिए उनकी तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, हर किस्म के तरीके से विदेशियों को वहां पे किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे ही ये लोग खड़े थे एयरपोर्ट के पास, एकदम से हमारे को सूचना मिलती है कि भारतीयों को एक दस्ता आता है तालिबानियों का, वो अपने कब्जे में ले लेता है और अफगानी हिंदू सिखों को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका कोई रोल नहीं है एयरपोर्ट के पास खड़े होने के लिए। उसी 2 घंटे के अंदर सबके ऊपर चुनौतियां बनती है कि सबसे पहले भारतीयों को लोकेट किया जाए। हमारे कोऑर्डिनेटर को भी वहां पे हिरासत में ले लिया गया, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया पूछताछ करके। काफी चुनौतियां पाएगी जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पीछे काफी कारण भी हैं, क्योंकि अभी हमारे काफी लोग वहां पे अफगानिस्तान में हैं जिनको हमने सुरक्षित भारत लेके आना है। जैसे ही हमने फिर लास्ट अटेम्प्ट किया, एक चुनौती बन गई कि जब भारतीय एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर काबुल एयरपोर्ट पे खड़ा है, 5 बसें पार करके अंदर चली गई। 6ठी बस में नरेंद्र सिंह खालसा जी, उनका परिवार और अनारकली जी थे। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भारतीय सारे अंदर चले जाते हैं, ये लोग गेट पर अटक जाते हैं। तालिबान को जितना भी बोलो वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको दहशत के अलावा कुछ समझ नहीं आता। सरेआम बेताब इनके मुंह के ऊपर फायरिंग हो रही है हवा के अंदर, बेजुबान बच्चों के सामने लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे, लोगों को डराया जा रहा है। आखिर जैसे कहते हैं कहीं ना कहीं किसी भगवान का साथ मिलता है। हिंदुस्तान की जनता की अरदास थी कि हर एक भारतीय को वहां से सुरक्षित निकाला जाए, हर एक हिंदू सिख को सुरक्षित रहे। एकदम से अचानक से फ्लाइट उड़ने से पहले अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी पर्सनल मदद लगा के, हमारे जो भारतीय अधिकारी थे उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के इनको बैरिकेड से बाहर निकाला वहां से और अंदर एयरपोर्ट के अंदर लेके गए। वहां से फिर हमारे को एक जो चिंता की स्थिति थी, वहां से फिर एक खुशी का पल महसूस हुआ कि चलो अब 23 तो अफगान हिंदू सिख नागरिकों को कम से कम जहाज में बिठाया जा रहा है सेफली। और हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात थी कि जो अफगानिस्तान में नरेंद्र सिंह खालसा हैं, जिनके फादर को 2018 में इस्लामिक स्टेट इन सीरिया और इराक ने असैसिनेट किया था, 18 सिखों को अफगानिस्तान में 2018 में जलालाबाद में टेररिस्ट अटैक में मारा गया था। उनके बेटे हैं, अभी मेंबर पार्लियामेंट है, और अनारकली होनरयार जिनको इमिनेंट लाइफ थ्रेट था, उनको सुरक्षित निकाला गया। आज फिर वापस भारत सरकार ने प्रयास किया। भारत सरकार के बहुत प्रयास चल रहे इस समय अफगानिस्तान के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर कथित तौर के ऊपर भारत सरकार पूरे उच्च कदम उठा रही है। आपको क्या बताऊं मैं, हमारे अफसर वहां के ऊपर बगैर खाने के बैठे हुए हैं, बगैर पानी के। विदेश मंत्रालय के अधिकारी, काबुल एयरपोर्ट में ऐसी स्थिति है कि जहां पे किसी भी विदेश अधिकारी को रहने के लिए जगह नहीं है। भारत सरकार के अधिकारी वहां पे ग्राउंड पे स्थित हैं और वो हर किस्म का प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी तरीके किसी की भी जान बच के सुरक्षित उसको लिया जाए, भारत लिया जाए। और मैं इधर आपके चैनल से सारे पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी को भी बताना चाहूंगा कि जब 23 लोग अफगानिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो उधर हमारे को बताया जाता है कि एक बच्ची जो थी 6 महीने की, उसके पास ना पासपोर्ट है ना इंडिया का वीज़ा है। तो उसी टाइम विदेश मंत्रालय ने हौसला दिया सबको कि आप बगैर पासपोर्ट बगैर वीज़ा भी इस बच्ची को फ्लाइट के अंदर लेके आइए। कल मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे अनारकली जी उतरे यहाँ पे, इनके साथ और भी अफगान मूल के लोग थे जिनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। FRRO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है, संडे के दिन विचारों ने रात को 2 बजे तक बैठ के सारे काम अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने, सेक्रेटरी लेवल से लेके डायरेक्टर लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, सारी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने हर किस्म की मदद पहुंचाई है कि भी इनको हर हाईएस्ट लेवल पे हिंदुस्तान में फैसिलिटेट किया जाए। और जैसे आपको पता है भारतीयों का एक कल्चर है हर एक की हमेशा मदद करना और हर एक के दुख में हमेशा शामिल होना और हर एक को सुख देना। और उसके मद्देनजर देखते हुए मैं अभी आपको और भी बताना चाहूँगा कि कुछ ही घंटों में हमारे को और भी सूचनाएं मिल रही हैं कि हम सुरक्षित और भी भारतीय और अफगान हिंदू सिखों को जल्द ही हिंदुस्तान के लिए रवाना करेंगे। जी पुनीत जी, बहुत अच्छा काम आपने भी किया है। और भारत सरकार, देखिए दुनिया में कहीं भी कोई भारतीय हो, किसी भी देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उसे ये लगता है कि उसकी सरकार उसे वहां से जिंदा सुरक्षित निकाल के ले जाएगी तो उसे भी अपने देश के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर बहुत गर्व होता है और गर्व होना भी चाहिए। हम अनारकली जी के पास चलते हैं। अनारकली जी, हम लगातार ये सुन रहे हैं कि तालिबान महिलाओं को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं शरिया कानून के नाम पर। आप बता सकती हैं कि वहाँ
किस तरह के हालात हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए? तालिबान के वो फाइट थे 20 साल पहले, 20 साल गुजर गए, कोई इस्लाम और शरीयत के फाइट नहीं है। और दूसरा, ये फाइट जो है अफ़गानिस्तान के लोगों की भी नहीं है। जो फाइट चल रहा है सब दुनिया की पता है, सब दुनिया को पता है कि इस फाइट के पीछे कोई कितनी कंट्री का हाथ है, और ये बिल्कुल क्लियर है, कोई चुप बात नहीं है कि कौन भी नहीं जानता। लेकिन ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारे वो इंटरनेशनल दोस्त क्यों साइलेंट है, हमें भी यही सवाल है। अभी तालिबान वो जो इंटरनेशनल मीडिया सब ने शेयर किया लोगों के साथ, दुनिया के साथ, वो कहते हैं कि हम बदल गए हैं। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि हम बदल गए हैं, हम सबको माफ कर देंगे, जो महिलाएं हैं उनको भी विमेंस राइट्स का हम ध्यान रखेंगे। अभी तो इंटरनेशनल रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मीडिया शेयर करते हैं वो गवर्नमेंट के लोग को ढूंढते हैं, वो लोग जो फॉरेन फोर्सेस के या अमेरिकन या और फॉरेन फोर्सेस के साथ काम करते थे, और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, जो वो लोग तालिबान के ब्लैक लिस्ट में है वो उनको ढूंढते हैं। लोगों की शिकायत ये है कि जिन्होंने कहा कि हमारे या परिवार के एक मेंबर गवर्नमेंट में थे, वो उसका जिंदा मुर्दा का पता नहीं है। जिन्होंने कहा कि इतना पता है कि जिंदा है लेकिन तालिबान के कैद पर है। ये वो रिपोर्ट्स है जो मीडिया यानी इंटरनेशनल मीडिया शेयर किया। वो हमारे पास भी बहुत शिकायत तालिबान के आती है। लोग डिफरेंट प्रोविंस से अफ़गानिस्तान की शिकायत करते हैं। आपने कहा कि तालिबान चेंज हुई या बदल गए। मैंने 3 साल पहले जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ वहीं पे सब लोग कहते थे, हमारे जो वो फॉरेन या कंट्रीज़ का दोस्त थे, कॉलीग्स थे, या हमारे अंदर अफ़गान लोग कहते थे, सब नहीं, जिन लोग कहते थे कि तालिबान चेंज हुए हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ बिल्कुल तालिबान बदल गए, लेकिन नेगेटिव बदल गए। वो हालात जो 20 साल पहले तालिबान के थे और आज है वो बिल्कुल बदल गए। आज बिल्कुल उन्होंने अच्छा नहीं, बिल्कुल इनकी वहशत ज़्यादा हुआ। अभी तालिबान काबुल में प्रोविंसेस में 20 बंदे 30 बंदे लोगों के घर जाते हैं और लोगों को कहते हैं हमें खाना दे दो, जगह दे दो। अगर लोग खाना ना दे उनके साथ बहुत बुरा वहशत करते हैं उनों के साथ। और आप जानते हैं कि तालिबान के लिए असलहा एक बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं ऐसे ही असलहा उनको लगता है और ऐसे ही उनके साथ खेलते हैं। अभी काबुल में हमारे एक कॉलीग्स थे, उनके घर में 50 तालिबान गए, उनके घर में बैठकर कि हमें खाना दे दो, हमें रात का जगह नहीं है, हम यहाँ पे रहेंगे। और मैं सोचती हूँ कि तालिबान आज जो कहते हैं कि हम सबको अफ़ा किया, किसको भी कोई जज़ा नहीं मिलेगा, ये तो तालिबान कहते हैं। तालिबान ये कभी भी नहीं सोचा कि अफ़गानिस्तान के लोग इन्हों को अफ़ा किया या नहीं। वो जो अफ़गानिस्तान के लोगों से किया, लोगों को मार दिया, लोगों को हॉस्पिटल में मार दिया, लोगों को गुरुद्वारे में, मस्जिद में, लोगों को डिफरेंट जगहों में, आम लोगों को मार दिया। लोग उन्हों को अफ़ा करता है या नहीं है? कभी भी ये सोचा तालिबान या नहीं? तालिबान क्यों आपको इतना हक देता है कि कहता है कि हम वो लोगों को अफ़ा करते हैं जो गवर्नमेंट में थे, पार्लियामेंट में थे, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ थे, हम सबको माफ़ करते हैं। हम तो तालिबान को कभी माफ़ नहीं कर देंगे। मैं कभी भी भूल नहीं सकती कि वो हालात जो अफ़गानिस्तान में थे, वो बच्चा जो
जन्म ना लेके अपने माँ के पेट में वो मर गया, वो माँ जो अपने बच्चा को जन्म दिया उनको ना देखकर शहीद हो गई, कभी भी नहीं भूल सकते। हम कभी भी उन्हों को माफ़ नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं माफ़ किया लोगों को वो कर सकते, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके साथ अभी यहाँ दिल्ली में कौन कौन आया? आपकी फैमिली में कौन कौन आया है आपके साथ? एक ही बात कहूँ, तालिबान अभी सोचते हैं कि हम अगर ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को, दुनिया को ना दे तो दुनिया हमारे लिए कोई मदद आने वाले में अफ़गानिस्तान से मदद ना करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे लिए वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स सब ठीक है, हम सबको माफ़ किया, हम ऐसे किया, ऐसे किया। अभी मीडिया में अफ़गानिस्तान की मीडिया 20 साल में बहुत आगे चले गए, लेकिन अभी वो जो अफ़गानिस्तान के नेशनल टीवी है और गवर्नमेंट की टीवी है, वहाँ पे कोई खातून नहीं है, क्योंकि तालिबान इजाज़त नहीं देते कि वहाँ पे काम करे। मेरे साथ मेरे छोटा परिवार जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन तो बहुत टाइम है, बहुत साल है कि ख़राब है। हमारे कोई रिश्तेदार अफ़गानिस्तान में नहीं थे, हमारे सिर्फ एक ही परिवार जो मेरे माँ पिता मेरे बहन भाई, हम 5 बंदे वहाँ पे रहते थे। मेरी माँ की तबीयत भी अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी सोचती है कि यहाँ पे तालिबान है। मैं जब कोटी पहन के कमरे से निकलती हूँ वो कहती थी कहाँ जाते हो, वहाँ पे तालिबान है। अभी बहुत रोती थी, मैं जब यही शो पे आती थी बहुत रोती थी। मैंने कहा मैं नीचे तक जाऊँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। वो अभी भी ये सोचती है, रोती है। मेरे माँ बहुत मरीज थे, हमको बहुत मदद मिला। मेरे पुनीत जी ने कहा मेरे भाई का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, उन्हीं के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, पासपोर्ट थे एक्सपायर कितने सालों के पहले। क्योंकि हमारे लिए ये सोचिए कुछ भी नहीं था कि ऐसी हालात होगी, हम मजबूरी होंगे, लेकिन सब कुछ वहाँ पे मैं सेनेटर थी, सब कुछ हमारे हाथ में थे, लेकिन हमने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की। ये भी सोच नहीं थी कि कभी भी ऐसे दिन आएंगे कि हम देश को छोड़ कर जाएंगे, लेकिन हमको बहुत मदद की। वही एक्सपायर पासपोर्ट में हमको वीज़ा मिला। एक ही मेरे भाई को नहीं है जो पुनीत जी ने मेरी पिट नहीं करती, वो बच्चा को कहा। एक दूसरा अफ़गान भी था, वो जो मुस्लिम था, उसकी पासपोर्ट भी एक्सपायर था, लेकिन उनको भी यही वीज़ा मिला। और सबको वीज़ा बहुत फैसिलिटी हमको दिए। ऑफिस में कल छुट्टी भी थे, एतवार थे, एतवार के साथ रात 2 बजे तक डिफरेंट ऑफिस काम करके हमारे सब काम को फिनिश किया। मैं सबको शुक्रिया करती हूँ। हम अभी सेफ है, लेकिन ये कि रिक्वेस्ट अभी पुनीत जी साहब यहाँ पे है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमें बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें वीज़ा के इंडिया की वीज़ा मिलेगा और हमें ये फैसिलिटी फ़्लाइट की होगी, हम अफ़गानिस्तान को छोड़ा के इंडिया आएंगे। मेरे दरख्वास्त ये है कि इंडिया गवर्नमेंट ने ये मदद अफ़गानिस्तान के वो लोगों के साथ करे जो वुमेन राइट एक्टिविटी से, ह्यूमन राइट एक्टिविटी से, या पार्लियामेंट मेंबर है। पार्लियामेंट के मेंबर ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर के आवाज़ बहुत ऊँची थी। मैं खुद हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, अपने आर्मी को बहुत सपोर्ट किया। मैंने तकरीबन ईद के एक ही दिन पहले, जब कल ईद के एक दिन पहले हम बहुत दूर दूर जगह पे, वो जहाँ पे हमारे आर्मी थे, वहाँ पे कितने मीटर्स में तालिबान थे। हम वहाँ के ऊनों के कपड़े पहन के हम उन्हों के सपोर्ट के लिए वहाँ पे चले गए। आपको कभी बीच में ऐसा लगा कि आप जिंदा नहीं बचेंगे? कभी आपको ऐसा लगा कि अब आप पहुँच नहीं पाएंगे, कभी कहीं बाहर जा नहीं पाएंगे देश छोड़कर? कभी लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे वो दिन थे, मैं बिल्कुल बात सब ये सोचते थे कि कैसे होगा। हमें बहुत मैसेज मिला हमारे रिश्तेदार से जो सब बाहर है, हमें मैसेज किया कि अगर ऐसे नहीं आते, एक ही महीना के लिए दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे ये हालात के पता चले। मैंने सबको कहा, अभी तो सब मेरे मोबाइल में है उसके मैसेज। मैंने कहा नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे। ये जो आप मीडिया में देख रहे हो, ये हालात है मीडिया में, लेकिन
हालात ठीक हो जाएगी, ऐसी ही नहीं रहेगी। फाइट है, वायलेंस ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ही नहीं रहेगी। हमें कोई भी ऐसे पता नहीं चलता कि ऐसी ही हालात आएगी। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी दोबारा अपने घर जा पाएंगी अफगानिस्तान में? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि हमें जो वो उम्मीद थे, वो 20 साल जो वो अफ़गानिस्तान में वो जो कुछ हुआ, जो मेहनत हुआ, हम कभी भी नहीं सोचते कि हम 100 साल पीछे जाएंगे। अभी तो वो उस सिचुएशन में हम है कि वो सोचते हैं, हम डिप्रेस भी है वो हालात से कि कभी कभी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लेकिन इस टाइम भी मेरे आवाज़ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरे बेनती ये है कि अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करो, अफ़गानिस्तान को ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि बहुत लोग, शायद बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि अपनी जान बचने के लिए देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग हैं अब अफ़गानिस्तान में है, बहुत बेबस है, उनके लिए कोई चांस नहीं है जो देश छोड़ के दूसरा देश में जाए। फिर हल, यानी इस रास्ते का हल क्या है? हल ये है कि अभी भी चांस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान को अलग मत छोड़िए। और तालिबान तो कुछ कहते हैं, वो कभी भी कहने की उनकी गारंटी नहीं है। अगर ऐसी हालात होगा, क्योंकि अभी पीस प्रोसेस के कोई रिजल्ट नहीं थे, वो फेल हुआ और तालिबान अफ़गानिस्तान को ज़ोर पर कब्ज़ा किया। तालिबान के आप सब जानते हैं, जब कतर के बाद थे वहाँ पे हर बात होते थे। अगर कोई दोनों टीम, हमारे टीम अफ़गानिस्तान को और तालिबान बीच के प्रॉब्लम आते थे, हमारी टीम आते थे अफ़गानिस्तान, लेकिन तालिबान की टीम जाते थे पाकिस्तान। उन्हीं के आपको ऐसा लगता है कि अगर अशरफ गनी रुक जाते अफ़गानिस्तान में, जैसा वो कह रहे हैं, तो नजीबुल्लाह की तरह उनको भी मार के वो लैंप पोस्ट पे लटका देते? आपको लगता है ऐसा ही होता? मे बी, क्योंकि ऐसे ही अफ़गानिस्तान कब्ज़ा हुआ कि हमारे 3 लाख फोर्सेस या आर्मी बिल्कुल बहुत एरिया में ऐसे थे कि हमारे फोर्सेस बिल्कुल लड़ नहीं थे, उनके साथ सब चीज़ें थे, कोई कमी नहीं थे। हमने तो देखा बहुत पहाड़ों में चले गए, बहुत मेहनत की हमने कि अपने आर्मी से, बहुत ऐसी भी नहीं कि बिल्कुल लड़ी नहीं, बहुत एरिया में अपनी जान को कुर्बान की, लेकिन ऐसे एरिया में भी थे कि कभी लड़ी नहीं। और पता नहीं है इनके बीच में क्या बात थे, क्या चल रहे थे, कोई पता नहीं। ये तो फ्यूचर में पता लगेगा कि अफगानिस्तान। देखिए, हमें ये बताया गया कि आपके पास 3 लाख सोल्जर्स थे अफगान की आर्मी में, और तालिबान के 70 से 80 हज़ार थे। फिर भी वो लोग आपके ऊपर भारी पड़े, आर्मी के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं, ये एक हकीकत है, तालिबान सिर्फ काबुल के एयरपोर्ट जो बाहर एरिया है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ फायर है, लोगों को मारते हैं, मार के पिटते हैं और फायर करते हैं। लेकिन कैसा, मेरे लिए भी ये सवाल है कि तालिबान कैसे हुआ कि तालिबान वो ज़्यादा भी नहीं है, अभी भी पता चले कि वो उनकी कंट्रोल भी ठीक नहीं है। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे 3 लाख वो जो बिल्कुल पढ़े थे, लिखे थे, समझदार थे, और क्यों नहीं कर सके? क्योंकि सब ये तो फ्यूचर में पता चलता है कि इसके बीच में जिन्हों किसका हाथ था और कैसे हमारे फोर्सेस जल्दी हर एरिया को तालिबान को दिया, या तालिबान को ये मौका दिया कि तालिबान वहाँ एरिया पे कब्जा करे। ऐसे एरिया भी थे कि। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनारकली जी, आपको क्या लगता है, तालिबान अपने आप को इस्लाम के एम्बेसडर्स कहते हैं, आपको लगता है कि वो वाकई में इस्लाम के एम्बेसडर्स हैं, या आपको लगता है कि आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं?
मेरी नज़र से टेररिस्ट है, क्योंकि तालिबान वो कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो टेररिस्ट के नेटवर्क से रखते हैं। तो हमें सब फॉरेन फ्रेंड ने कहा, हम फॉरेन कंट्रीज़ के कहा कि आपके देश में 22 नेटवर्क है टेररिस्ट के। तालिबान की उन्हीं के साथ बहुत नज़दीक कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी क्यों सब दुनिया खामोश हुआ, क्यों साइलेंट हुआ? बार बार हमने कहा दोहा के कॉन्ट्रैक्ट में जो तालिबान और अमेरिकन के बीच में हुआ, वही के एक ही बैसियत है कि तालिबान कोई ताल्लुकात जो ये नेटवर्क से के साथ है बिल्कुल बात कट करे। लेकिन कभी भी नहीं अमेरिकन लोगों ने पूछा, नहीं अमेरिकन की गवर्नमेंट ने पूछा कि ये तो तालिबान के कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ये नेटवर्क से जो 22 नेटवर्क से और अफगानिस्तान के अंदर लड़ते हैं, इनों के साथ बहुत पक्का है, यानी टेररिस्ट के साथ मिले हुए भी उन बहुत पक्का इन नेटवर्क से। ओके अनारकली जी, आपने हमसे बात की, मैं जानता हूं कि इस समय आप भी, आपके मन पर क्या चल रहा होगा। आप अपना घर छोड़कर अचानक रातों रात आपको यहाँ आना पड़ा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप अपने घर वापस पहुंचेंगी, आपका देश, आपके लोग सेफ रहेंगे। और पुनीत जी, आपको भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपने जो काम करके दिखाया है उस पर पूरा देश आपके ऊपर गर्व करता है। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो अफगानिस्तान की जो सेनेटर हैं अनारकली कौर, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, और आप सोचिए वो सांसद हैं, उसके बावजूद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जान खतरे में है और उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर अफगानिस्तान से यहाँ दिल्ली भाग कर आना पड़ा। आप सोचिए क्या हालात होंगे। उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो चुपचाप अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उसे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो ये सब कुछ चुपचाप देखते रहें। और उन्होंने ये अपील की है हमारे चैनल के जरिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं वो अफगानिस्तान के लोगों को अकेला ना छोड़ें, वो उनकी मदद करने के लिए आएं। इन लोगों की तमाम बातें सुनकर आज आपको चिंतित होना चाहिए। आप सोचते होंगे पिछले 8-10 दिन से आप लगातार अफगानिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं और आपको लगता होगा कि बहुत बुरा हो रहा है वहाँ, आपको इन लोगों पर तरस भी आता होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं होता तो आपका घर, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपका बड़ा बैंक बैलेंस, आपने जितना पैसा कमा के रखा है, आपका पूरा बिजनेस और आपके सपनों का जीवन, सब कुछ एक क्षण में धूल में मिल जाता है। एक रात में आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियां, आपके बंगले, आपका परिवार, आपने जो भी कुछ कमाया है वहां सब खत्म हो जाता है और यह सब छोड़कर आपको एक दूसरे देश में जाना पड़ता है जहां आप एक रिफ्यूजी हैं और आपको वहां दर दर भटकना पड़ेगा और अब आप वहां पर जीरो से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। अगर आपके राष्ट्र के पास कोई संपत्ति नहीं बचती तो आपकी भी किसी भी संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। ये आज आपको सीखना चाहिए। अपनी संपत्ति होने से कोई फायदा नहीं, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति अगर नहीं है तो आपकी बड़ी बड़ी संपत्ति भी बचेगी नहीं। और आपके नेता अगर स्वार्थी होते हैं और संकट में आपके देश को छोड़कर भाग जाते हैं, जैसा अफगानिस्तान में हुआ, तो आप एक क्षण में नागरिक से शरणार्थी बन जाते हैं। इसीलिए अपना नेता हमेशा ध्यान से चुनना चाहिए। मुफ्त वाली राजनीति करने वालों की बजाय ऐसे नेता चुनिए जो संकट के समय मजबूती से खड़े हो पाएं, राष्ट्र की सुरक्षा कर पाएं, अपने देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको ये महसूस करा पाएं कि वो सुरक्षित है। इसलिए भारत के लिए भी और भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए भी इस पूरे मामले में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस पर हमने सोचा था कि आज आपसे विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन आज हमने आपको अनारकली कौर का ये इंटरव्यू दिखाया। कल हम आपको ये बताएंगे कि आप चाहे कश्मीर में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, कन्याकुमारी में रहते हो या कैलिफोर्निया में रहते हो, आपको अफगानिस्तान से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये आपका भविष्य भी हो सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.